ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे थे मैटर। मैटर में कहाँ तक पहुंच गए थे? पदार्थ। पदार्थ क्या होता है ये सारी चीजें अपन ने देख ली। पदार्थ का वर्गीकरण अपन ने देखा, रासायनिक और भौतिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण में अपन ने तत्व और यौगिक की कहानी पढ़ ली। पदार्थ में तत्व और यौगिक। अगर हम बात करें तत्व और यौगिक में, तो तत्व जो होते हैं, तत्व के बारे में अपन ने नहीं देखा था। यौगिक कार्बनिक अकार्बनिक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, कुछ नोट लिखवा रही हूँ। नोट लिखने के बाद में हम तत्व यानी कि धातु और अधातु की कहानी देखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखना है कि वायु पदार्थ है। वायु पदार्थ है। वायु पदार्थ है। इसको हम किसी बलून में, इसको हम किसी गुब्बारे में भरकर भरकर तथा उसका वजन लेकर पता लगा सकते हैं। इसको हम किसी गुब्बारे में भरकर तथा उसका वजन लेकर पता लगा सकते हैं। तथा उसका वजन लेकर पता लगा सकते हैं कि वायु स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है। कि वायु स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है। तथा उसका द्रव्यमान होता है। ठीक, नेक्स्ट अगला नोट लिखना। ऊष्मा कॉमा प्रकाश कॉमा विद्युत। ऊष्मा प्रकाश विद्युत ध्वनि चुंबकत्व, कॉमा लगा के लिखते जाना। ऊष्मा प्रकाश विद्युत ध्वनि चुंबकत्व आदि आदि पदार्थ नहीं होते हैं। ऊष्मा प्रकाश विद्युत ध्वनि चुंबकत्व आदि पदार्थ नहीं होते हैं। ऊष्मा प्रकाश विद्युत ध्वनि चुंबकत्व आदि पदार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है तथा ये स्थान नहीं घेरते हैं। क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है तथा ये स्थान नहीं घेरते हैं। तो कल के टॉपिक के बाद मैं क्या लिखवा रही हूँ? नोट लिखवा रही हूँ। पहला नोट मैंने ये लिखवाया कि वायु पदार्थ होता है, क्योंकि वायु को जब हम गुब्बारे में भरते हैं और वजन करते हैं तो इसका कोई ना कोई द्रव्यमान है और ये गुब्बारे में स्थान घेरता है। दूसरा नोट हमने क्या लिखा कि ऊष्मा प्रकाश ध्वनि विद्युत और चुंबकत्व आदि क्या नहीं होते हैं? पदार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि इनका द्रव्यमान नहीं होता है तथा ये स्थान नहीं घेरते हैं। तीसरा नोट आएगा बच्चों निर्वात। निर्वात यानी वैक्यूम। निर्वात यानी कि वैक्यूम। निर्वात पदार्थ नहीं होता है। निर्वात पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि यह स्थान नहीं घेरता है तथा इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता। निर्वात मतलब जहाँ ठोस द्रव गैस कोई अवस्था ना हो, उसको हम निर्वात कहते हैं। जहाँ ठोस द्रव गैस कोई अवस्था ना हो, वो क्या कहलाता है? निर्वात। तो क्या लिखा है कि निर्वात पदार्थ नहीं होता है, क्योंकि वो स्थान नहीं घेरता है तथा उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। अगला लिखना है वस्तुएं जैसे प्यार मोह दोस्ती विचार स्वाद गंध। प्यार मोह दोस्ती विचार स्वाद गंध आदि पदार्थ नहीं होते हैं। आदि पदार्थ नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्थान नहीं घेरते हैं तथा इनका द्रव्यमान नहीं होता है। क्योंकि ये स्थान नहीं घेरते हैं तथा इनका द्रव्यमान नहीं होता है। बोलो बच्चों, लिख लिया? यहां तक लिख लिया रिया? तो अपन ने कल से सिर्फ अभी 4 नोट ही लिखे हैं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे तत्व की। तत्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे। कल अपन ने किसका पढ़ लिया था? यौगिक का। कार्बनिक अकार्बनिक अपन ने पढ़ लिया था। अब बेटा अपन तत्व का वर्गीकरण पढ़ेंगे। बोर्ड पे ध्यान देना है। ठीक। शुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक आता है, जो अपन ने समझा था कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक अपन ने समझा था। ठीक है। अगला हम बात करेंगे कि तत्व जो होते हैं, तत्वों में धातु अधातु उपधातुएं आती है। तो पहले अपन धातु और अधातु की बात करेंगे। तत्व, तत्व यानी कि एलिमेंट। और तत्व में अपन किसकी बात करेंगे? धातु और अधातु की। ठीक है। उपधातु की बाद में बात करेंगे। पहला आता है बच्चों धातु यानी कि मेटल, धातु यानी कि मेटल। और अधातु, अधातु यानी कि नॉन मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल। ठीक है। पदार्थ के अंतर्गत धातु अधातु आ जाता है। तो धातु यानी कि मेटल और अधातु यानी कि नॉन मेटल। धातु क्या होते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्यागते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते, त्यागते मतलब जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। देने का क्यों देते हैं? स्थायी होने के लिए। स्थायी होने के लिए। ये अस्थायी अगर रहेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर स्थायी हो जाते हैं। जब तक ये अस्थायी है ना, किसी न किसी से क्रिया करेंगे। और जब ये स्थायी हो जाते हैं तो किसी से क्रिया नहीं करते, आराम करते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वे धातुएं होती है। जैसे जैसे मैंने उदाहरण लिया बेटा, यहाँ पर उदाहरण लिया मैंने सोडियम। क्या उदाहरण लिया मैंने? सोडियम। सोडियम का चिन्ह होता है Na। सोडियम का चिन्ह क्या होता है? Na। सोडियम का चिन्ह Na है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। परमाणु क्रमांक मतलब आवर्त सारणी नाम सुना होगा। तो सोडियम को 11वें नंबर पर रखा गया है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। अब मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जब तक सोडियम के ऊपर प्लस माइनस नहीं है, तब तक जो परमाणु क्रमांक है उतने ही सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब तक इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं, तो जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन है। अगर प्लस माइनस लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएगा। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11 है। समझना, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पूरा ध्यान रिया बोर्ड पे रखना। कैसे बनता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये मैं लास्ट में 10 मिनट में इस लेक्चर में बता दूंगी। अभी वो इस चैप्टर का टॉपिक नहीं है, इसलिए समझो। अभी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। 2, 4, 6, 10 और 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम परमाणु का जब हम संरचना बनाते हैं तो ये सोडियम का नाभिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये 1 का मतलब बेटा होता है पहला सर्कल जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। इस 1 का मतलब ये पहला सर्कल। ये 2 और ये 2 का मतलब दूसरा सर्कल। ये 3 का मतलब तीसरा सर्कल। सर्कल यहाँ पर कहलाते हैं कक्षा। तो ये 1, ये वाले नीचे वाले 2, 2, ये 3, ये कक्षाएं हैं। ये क्या है? कक्षाएं हैं। तो सोडियम में 3 कक्षाएं हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, और ये बीच वाला नाभिक। अब पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्वैत कंप्लीट होता है डुप्लेट। दूसरी कक्षा में कितने? 8। ये दूसरी कक्षा है। 2 और 6, 8। और पहली कक्षा को छोड़कर बाहर वाली जितनी भी कक्षाएं हैं उनमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी अष्टक पूर्ण होना चाहिए। तो 8 है मतलब अष्टक पूर्ण है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तीसरी कक्षा में जाते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। क्या कहा मैंने? कि पहली कक्षा को छोड़कर बाहर वाली सभी कक्षाओं में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और इसके पास केवल कितना है? 1 है इस कक्षा में। तो क्या सोडियम स्थायी है? हाँ या ना? क्या सोडियम स्थायी है? बताओ मुझे। इसके पास अंतिम कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये स्टेबल है? वेरी गुड, नहीं है। तो इसको स्थायी होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए? 7। 1 है, 7 और चाहिए। इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। इसको कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो ये बोलता है ठीक है मत दो, मैं अपना ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता हूं। मैं अपना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूं? मुक्त कर देता हूं।
अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो अब इसकी कक्षा ये नहीं मानी जाएगी, अब इसकी कक्षा ये मानी जाएगी। और इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अब सोडियम हो गया स्थायी, हाँ या ना? तो सोडियम का अभी तक चित्र ये था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा था, और इस चित्र के बाद ये नाभिक, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पहली कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा 8 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम की संरचना ये हो गई, ये वाली। तो यहाँ पर सोडियम Na है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्या है? Na, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। लेकिन ये क्या है? अस्थाई, अनस्टेबल। ठीक, अब ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मुक्त कर रहा है। मुक्त कर रहा है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त करें? मैडम एक ही निकाला, जितने देगा ना उतने धन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक धन आयन, एक पॉजिटिव चार्ज। अगर 2 देता तो 2, 3 देता तो 3, इस तरह से पॉजिटिव चार्ज लगते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों, ये 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसने एक बाहर निकाल दिया तो बचे कितने? 10। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कोई भी चार्ज नहीं है सोडियम के ऊपर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज लग गया। दोनों का परमाणु क्रमांक अभी भी क्या है? 11। इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है? 11वें नंबर पे ही रखा जाएगा, और इसका परमाणु क्रमांक भी क्या है? 11 ही है। आवर्त सारणी में 11वें नंबर पर रखा जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल गए। अरे समझ में आया बेटा? हाँ या ना? तो देखो, जो अपने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं वो धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ये कैसे बना, ये मैं आपको आखिरी के 10 मिनट में समझा दूंगी। यहां तक की कहानी क्लियर हुई? ठीक। अब अगर हम अधातु की बात करें, अधातु मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर ऋण आयन बना लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और अपने ऊपर ऋण आयन बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर हम यहाँ ले लें क्लोरीन। क्या ले लिया मैंने? क्लोरीन। क्लोरीन का सिंबल बेटा होता है Cl। क्या सिंबल है? Cl। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 11। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 11। सॉरी सॉरी सॉरी, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने? 17। ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कैसे बनता है मैं आपको ये बताऊंगी बाद में। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये क्लोरीन का नाभिक जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। ये 1 मतलब पहला चक्कर, पहली कक्षा, ये 2 मतलब दूसरी कक्षा, ये 3 मतलब तीसरी कक्षा। मतलब क्लोरीन के पास भी 3 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 ही है। दूसरी कक्षा में 8 कम से कम, ये देखो 8। तीसरी में कम से कम 8 होने चाहिए, लेकिन 5 और 2 कितने? 7। अभी क्लोरीन भी अस्थायी है, इसको कितने की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये अपने 7 देने की बजाय 1 लेने की कोशिश करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन ने, जो जैसे मान लो कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? क्लोरीन। मान लो क्लोरीन ने ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन ले लेता है तो 7 और 1 कितने हो गए? 8। अब क्लोरीन हो गया स्थायी। तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो Cl माइनस, अरे 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 माइनस, 1 दिया तो 1 प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितने माइनस? Cl माइनस, यानी 1 माइनस चार्ज। अब इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई मैडम? यहाँ 17 थी और एक और ले लिया तो 18। Cl माइनस और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 18। तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और अपने ऊपर धन आयन बना लेता है वो अधातु, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपने ऊपर ऋण आयन बना लेता है वो अधातु, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अपने ऊपर धन आयन बना लेता है वो धातु कहलाता है। बोलते ना कि जिसके पास पैसा होता है वो उधार देता है, धनी, धनी, देने वाला धनी। तो ये दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो उधार लेता है, ऋणी, लेने वाले के ऊपर ऋण आयन। समझ रहे हो? क्लियर यहाँ तक धातु अधातु की कहानी? धातु अधातु क्या होता है ये क्लियर हुआ? यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समझना है यहाँ पर ध्यान से।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चों धातुएं जो होती है कमरे के ताप पर मुख्य रूप से ठोस अवस्था में होती है। मैम क्लोरीन में 11 क्यों लिखा है? हाँ वेरी गुड, 17 आएगा ना परमाणु क्रमांक। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक तो वही 17 ही है, आप पीरियोडिक टेबल में तो वही रखा जाएगा, वो भी 17 है। इलेक्ट्रॉन चेंज हुए है ना। अब ठीक है रिया, वेरी गुड, मतलब पढ़ रही है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, तो जो यहाँ पर हम बात करें किसकी, धातुओं की। धातुएं मुख्य रूप से कमरे के ताप पर, कौन से ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुएं कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होती है, ठोस, ठोस अवस्था में। धातुएं मुख्य रूप से कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होती है, ठोस। अपवाद आएगा पारा, अपवाद है पारा, पारा यानी कि Hg यानी कि मर्क्यूरी। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है। पारा कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होता है, तरल अवस्था में होता है। अधातुओं की बात करें तो अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में भी हो सकती है जैसे कार्बन, तरल अवस्था में भी हो सकती है जैसे ब्रोमीन, और गैस अवस्था में भी हो सकती है जैसे हाइड्रोजन। तो अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, तरल, गैस तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, लेकिन धातुएं कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, धातुएं कठोर होती है। धातुएं कठोर यानी कि हार्ड होती है। धातुएं कठोर यानी कि हार्ड होती है, कुछ अपवाद भी है लेकिन ये समझो। और अधातुएं मुख्य रूप से मुलायम होती है। मुलायम, मुलायम यानी कि सॉफ्ट। धातुएं कठोर यानी कि हार्ड होती है और अधातुएं मुख्य रूप से मुलायम होती है। अब कठोर हार्ड है तो मैडम ये ठोस और कठोर में क्या अंतर है? ठोस तरल गैस अवस्था है। ठोस तरल गैस क्या होती है बच्चों, अवस्था। समझना ध्यान से, ये मार्कर है मेरे पास, ये ठोस है, ये तरल भी नहीं और गैस भी नहीं, देख के लग रहा है ठोस है मैडम, आकार आयतन दोनों निश्चित है, ये ठोस है। ये जो है ना ये भी ठोस है, आकार आयतन निश्चित है। ऐसा थोड़ी ना कि किसी दिन गोल हो गया किसी दिन स्क्वायर हो गया, ये हमेशा बेलनाकारी रहता है, तो ये भी ठोस है। ये दोनों ठोस है, आकार आयतन दोनों के निश्चित है। इसको जब मैं प्रेस कर रही हूँ ना, नहीं हो रहा है प्रेस, ये कठोर है, हार्ड है। इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये प्रेस हो रहा है, ये मुलायम है। तो दोनों ठोस है लेकिन एक कठोर है और एक मुलायम है। तो ठोस अवस्था होती है और कठोर मुलायम गुण होते हैं। ये मेरी टी शर्ट है, रोज इसका आकार आयतन निश्चित है, ये ठोस है, ये तरल भी नहीं, लिक्विड है क्या, पानी जैसा नहीं है, गैस भी नहीं है, ये क्या है, ठोस है लेकिन मुलायम है। कपड़ा कैसा होता है, मुलायम। लेकिन अगर किसी बर्तन को लेंगे तो ठोस होगा लेकिन कठोर होगा। बात समझ में आ रही है? तो कठोर और मुलायम गुण होते हैं, ठोस तरल गैस अवस्थाएं होती है। यस, कठोर मुलायम गुण होते हैं, ठोस तरल गैस क्या होती है, अवस्थाएं होती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट और डिस्कस कर लिए। एक तो कमरे के ताप पर ठोस होती है, अपवाद पारा, कमरे के ताप पर ठोस तरल गैस तीनों हो सकती है। इधर हमने देखा ये कैसी होती है, कठोर। धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है। अपवाद आएगा, अपवाद है यहाँ पर भी बच्चों, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं। मैं सारा लिखवाऊंगी आपको। क्षारीय धातुएं और दूसरा आता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं, ठीक है। ये कैसी होती है, ये मुलायम होती है। जैसे सोडियम, सोडियम को चाकू से भी काटेंगे तो कट जाएगी। अधातुओं की बात करते हैं तो अधातुएं मुख्य रूप से मुलायम होती है, लेकिन यहाँ अपवाद आता है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा व ग्रेफाइट ये कठोर होते हैं। ग्रेफाइट भी थोड़ा मुलायम होता है लेकिन हीरा कठोर होता है। तो हीरा जो है ये मुख्य रूप से क्या माना जाता है, कठोर माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चों विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है। अगर मान लो ये वायर है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा ना तो उसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित करेगी। मतलब विद्युत धारा को प्रवाहित होने के लिए इलेक्ट्रॉन का गति करना जरूरी है। और इलेक्ट्रॉन गति कब करेगा, जब किसी भी धातु के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं देखना जब भी विद्युत तार होते हैं तो धातुओं के बने होते हैं, अधातुओं के नहीं,
क्योंकि धातुओं के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम ने ये इलेक्ट्रॉन मुक्त किया, ये इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो इसके विपरीत विद्युत धारा प्रवाहित होगी सोडियम में। तो जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन करते हैं? धातुएं। तो धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अपवाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब अगर हम बात करें कि अगर हम धातुओं को गर्म करेंगे तो क्या जल्दी गर्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जैसे लोहा बहुत समय लेगा गर्म होने में और पिघलने में भी समय लेगा। तो गलनांक और क्वथनांक बिंदु जो होती है धातुओं की बिंदु, वो हाई होती है। जिस ताप पर कोई पदार्थ गर्म होना शुरू हो जाए वो क्वथनांक, उबलना शुरू हो जाए वो क्वथनांक, जिस ताप पर कोई पिघलना शुरू हो जाए वो गलनांक, जिस पर कोई जमना शुरू हो जाए वो हिमांक। इस तरह के वर्ड होते हैं, है ना। तो क्वथनांक और गलनांक बिंदु धातुओं की ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा ताप लगेगा पिघलने में, गर्म होने में। अधातुओं की कम होती है। अच्छा, अगर हम धातुओं को ठोके पिटेंगे ना तो चपटी हो जाएगी। आभूषण बनाते ठोक पीट के आकार वगैरह चेंज करके, खींचेंगे तो खिंचाव उत्पन्न होगा, जैसे तांबे के तार बन जाते हैं, ठीक है, कॉपर वायर बन जाते हैं मशीनों से। या फिर चमकदार होती है धातुएं, गिरने पर बजती है, आवाज ध्वनि उत्पन्न करती है। अधातुओं में ऐसे गुण नहीं होते। अधातु में चमकदार केवल आयोडीन माना जाता है। और पीएससी में 3 नंबर में पूछा था कि ऐसी कौन सी धातु अधातु है जो चमकदार होती है, तो उत्तर क्या है? आयोडीन। ठीक है, तो यहां तक कहानी क्लियर है? बताओ हाँ या ना। यहां तक क्लियर? यस। हेडिंग लिखो तत्व, 2 कॉलम बनाओ, एक तरफ धातु एक तरफ अधातु। तत्व लिखो, 2 कॉलम बनाओ, धातु और अधातु, धातु और अधातु। और धातुओं में लिखना नीचे पहला पॉइंट अंतर करके लिखना ना अपन, धातु में एक तरफ नीचे, फिर अधातु में एक तरफ। धातु में लिखना जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं, धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण लिखना सोडियम। उदाहरण क्या लिखोगे? सोडियम। और सोडियम के ब्रैकेट में लिखना Na+। सोडियम के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Na+। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपने ऊपर धन आयन बना लेते हैं, धातु कहलाते हैं। उदाहरण सोडियम, और सोडियम के ब्रैकेट में लिखना है Na+। अधातु में लिखो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋण आयन बना लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋण आयन बना लेते हैं, अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋण आयन बना लेते हैं, अधातु कहलाते हैं। अधातु कहलाते हैं। उदाहरण लिखो क्लोरीन, और क्लोरीन के ब्रैकेट में लिखना Cl-। उदाहरण लिखना है क्लोरीन, और क्लोरीन के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? Cl-। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने ऊपर ऋण आयन बना लेते हैं, अधातु कहलाते हैं। उदाहरण क्लोरीन, और क्लोरीन के ब्रैकेट में Cl-। फिर धातुओं में लिखो सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अपवाद लिखो पारा। अपवाद लिखना पारा, ब्रैकेट में लिखना यह तरल अवस्था में पाई जाती है। पारा कौन सी अवस्था में होता है? तरल। ब्रैकेट में लिखो यह तरल अवस्था में पाई जाती है। यह तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट लिखना अधातु में। अधातुएं अधातुएं कमरे के ताप पर, अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस
अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, ब्रैकेट में लिखना कार्बन। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कार्बन। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, ब्रैकेट में कार्बन, कॉमा तरल, ब्रैकेट में ब्रोमीन, तरल, ब्रैकेट में ब्रोमीन, तथा गैस, ब्रैकेट में हाइड्रोजन, ब्रैकेट में हाइड्रोजन, ब्रैकेट बंद, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अधातुएं कमरे के ताप पर ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो, धातु में लिखना, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। अपवाद लिखो, क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं। अपवाद आएगा क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं, ये कैसी होगी, ये मुलायम होगी। क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं, तो क्या लिखा है, अधातुएं जो होती है, धातुएं जो होती है मुख्य रूप से कैसी होती है, सामान्यतः कठोर होती है। अपवाद क्षारीय धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं। अधातु में लिखो, अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती है। अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती है। अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती है। अपवाद लिखना है हीरा, अपवाद लिखो हीरा। अधातुएं सामान्यतः मुलायम होती है, अपवाद हीरा। फिर धातुओं में लिखना, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातुओं में लिखना, अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अधातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद लिखो ग्रेफाइट, अपवाद ग्रेफाइट, अर्थात ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद आएगा ग्रेफाइट। फिर धातु में लिखना, धातु में नोट लिखो, धातु में नोट लिखो, चांदी, चांदी सभी धातुओं की तुलना में, चांदी सभी धातुओं की तुलना में विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। चांदी सभी धातुओं की तुलना में विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। सुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इससे पहले अपन ने क्या लिखा कि धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात ये विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन चांदी सभी धातु में सबसे अच्छा सुचालक माना गया, ठीक है। और अधातु में अपन ने क्या लिखा कि अधातु में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अपवाद लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ठीक। फिर धातु में अगला पॉइंट लिखो, नोट के नीचे, नोट के नीचे लिखना, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा यानी हीट, धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। उष्मा की सुचालक होती है। अधातु में लिखना, अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है। अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है। अपवाद लिखना ग्रेफाइट। अधातुएं उष्मा की कुचालक होती है, अपवाद क्या आएगा, ग्रेफाइट। फिर धातु में लिखना, धातु में लिखना अगला पॉइंट, धातुओं का क्वथनांक व गलनांक बिंदु उच्च होता है। धातुओं का क्वथनांक व गलनांक बिंदु उच्च होता है।
धातुओं का क्वथनांक व गलनांक बिंदु उच्च होता है। अधातुओं में लिखना, अधातुओं का क्वथनांक व गलनांक बिंदु धातुओं की तुलना में कम होता है। अधातुओं का क्वथनांक व गलनांक बिंदु धातुओं की तुलना में कम होता है। अधातुओं का क्वथनांक व गलनांक बिंदु धातुओं की तुलना में कम होता है। अगला पॉइंट लिखना, धातुओं में सामान्यतः आघात वर्धनीय धातुओं में सामान्यतः आघात वर्धनीयता कॉमा तन्यता कॉमा चमकदार का गुण पाया जाता है। धातुओं में सामान्यतः आघात वर्धनीयता, तन्यता और चमकदार का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता मतलब ठोकने पिटने पर जो चपटा हो जाए उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय, यानी कि मेलिएबल। तन्यता मतलब डक्टाइल और चमकदार मतलब सोनोरस, लश्चर। ठीक, तो आघात वर्धनीय जो ठोकने पिटने पर चपटी हो जाए, जो खींचने पर खिंचाव उत्पन्न हो जाए उसको तन्यता बोलते हैं, और जो चमकदार होती है। तो धातुओं में आघात वर्धनीयता, तन्यता और चमकदार का गुण पाया जाता है। अधातुओं में लिखो, अधातुएं सामान्यतः कमजोर होती है, आसानी से टूट जाती है। अधातुएं सामान्यतः कमजोर होती है, आसानी से टूट जाती है, अर्थात ये भंगुर होती है। आसानी से टूट जाती है अर्थात ये भंगुर होती है तथा इनमें यह चमकहीन होती है। अपवाद लिखो, आयोडीन। ये पीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सी अधातु चमकदार होती है। अपवाद लिखो आयोडीन। और लिखना आयोडीन चमकदार अधातु है। आयोडीन चमकदार अधातु है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, धातुएं गिरने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं गिरने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता है। बोलो, लिख लिया बेटा यहाँ तक? कंप्लीट किया? ठीक है, अब ये बताओ कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊं क्या थोड़ा, कि कैसे बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं समझाना है क्या? बताओ फटाफट, यस नो।
ठीक है, ध्यान दो। आफबाउ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक नियम दिया था, आफबाउ। ये थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, अलग से एक्स्ट्रा टॉपिक समझा रही हूँ, है ना, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में चीजें आएगी, तो इनको थोड़ा सा समझ लेना। पहले लिखेंगे हम 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ठीक, ये 7s क्यों लिखे, क्योंकि जब आवर्त सारणी बनती है ना, तो उसमें 7 आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्तों के अनुसार 7 लिखा है। और s ब्लॉक होता है आवर्त सारणी में। ये s वैसे यहाँ पर क्या है, ऑर्बिटल है, कक्षक। और ये 1 2 3 ये क्या है, कक्षा है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये 1 2 3 4 ये जो भी ये कक्षाएं हैं, और ये कक्षक है, ऑर्बिटल, समझना ध्यान से। फिर उन्होंने ये पहले वाले को छोड़ा और ये लिखा 2p, यानी p कक्षक, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। कभी भी तुमने जैसे अभी 1s 2s लिखा होगा, तुम्हारा 1p कभी नहीं मिलेगा, 2p से ही स्टार्ट होगा, 2p, 3p, 4p, ठीक है। फिर आता है पहले, फिर 2p को छोड़ा उन्होंने और 3p से स्टार्ट किया। अब जो डी ब्लॉक होता है ना, उसमें केवल 4 आवर्त होते हैं, तो उन्होंने 3d, 4d, 5d और 6d तक ही लिखा, 4 आवर्त थे। तो फिर एफ में गए, तो एफ ब्लॉक में 2 ही होते हैं, तो 4f और 5f, एक को छोड़कर। तो देखो यहाँ था, एक को छोड़ा, फिर एक को छोड़ा, फिर एक को, ऐसे चलेंगे, फिर ये ऐसे। ये कहानी क्लियर हो रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं, आवर्त सारणी, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब उन्होंने कहा कि यहां से चलना शुरू करो, ये चले, यू टर्न ले लो, फिर वापस घूम के आओगे तो आगे आएगा 2s, फिर घूम गए यू टर्न, फिर आगे आया 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, और इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको सीक्वेंस पता चल गई। क्या सीक्वेंस है, सबसे पहले 1s, फिर क्या आया 2s, फिर आगे गए तो 2p, फिर इधर आए तो 3s, फिर घूम के आगे गए तो क्या आता है 3p, फिर आगे जाते हैं तो 4s, फिर आगे जाते हैं तो 3d, फिर आगे जाते हैं 4p, फिर आगे गए 5s, फिर आगे गए 4d, और इस तरह से चलेगा। सीक्वेंस जमाते आया, कैसे जा रहे हैं हम, 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, इस तरह से चल रहा है, ठीक। तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीक्वेंस हो गया। अब यहाँ पर ये 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4, ये क्या है, ये कक्षा है, कक्षा यानी कि ऑर्बिट, जिस पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये sp, ये क्या है, कक्षक यानी ऑर्बिटल, जिनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे जाते हैं, ठीक। अब जो s कक्षक होता है ना, s कक्षक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये याद रखना है, 2 से ज्यादा भर ही नहीं सकते हैं इसमें। p कक्षक जो होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 6 से ज्यादा नहीं भर सकते, कम है तो भर सकते हैं, ज्यादा होगा तो नहीं भर पाएंगे। d जो होता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। s कक्षक में कितने कहा मैंने, 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरे जाते हैं, ये याद रखना है। अब यहां अपन लेते उदाहरण, मैंने उदाहरण लिया बेटा सोडियम, वापस से वही समझा रही हूँ क्योंकि इससे पहले अपने बनाया था। चिन्ह क्या होता है, Na। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 11, और अभी प्लस माइनस कुछ नहीं लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11। अब मैंने कहा कि मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, 11 इलेक्ट्रॉन को मेरे को अरेंज करना है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले क्या आया, 1s, ये लिखा मैंने 1s। अब मैडम ने बताया कि s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया 2, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 मतलब अभी भी 9 बचे हैं, तो आगे जाना पड़ेगा। आगे क्या आता है 2s, लेकिन मैडम ने बताया कि s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो ये लिखा 2। अभी भी कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे, तो आगे और जाना पड़ेगा। क्या आ रहा है 2p, क्या आ रहा है 2p, और मैडम ने बताया p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं,
6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 और 6 10, अभी भी कितना बचा है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है। फिर आगे जाना पड़ेगा 3s, मैडम ने कहा है s में 2 भर सकते हैं, लेकिन बचा तो एक ही है, तो 1 लिख दो। ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। बताओ बच्चों, क्लियर? ये सोडियम का क्या बन गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज लाइट को क्या हो गया है? ये सोडियम का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यहां तक समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है। अब आगे अगर अपन बात करें, ये चलो मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। हाँ, प्रैक्टिस करना। अब ध्यान दो, एक और चीज बता रही हूँ, ये तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जैसे मान लो सोडियम का ये केंद्रक है, नाभिक, नाभिक नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये वन, मैंने क्या कहा, वन मतलब कक्षा जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये वन मतलब ये पहली कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और पहली कक्षा में 2 ही होते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। इसके बाद वाली में कम से कम 8 होने चाहिए। अब ये 2 और ये 2 मतलब बेटा दूसरी कक्षा, और दूसरी कक्षा में 2 और 6 कितने हो गए, 8, मतलब अष्टक पूर्ण है। फिर ये आता है क्या, 3 मतलब तीसरी कक्षा, और तीसरी कक्षा में कितना है, 1, मतलब अभी ये अस्थाई है। कौन, Na, सोडियम, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और Na प्लस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनते हैं। तुम बना के कोशिश करना, एक और मैं बना के बता देती हूँ, ध्यान से समझना। ये सोडियम का बनाया, ऐसे अपन एक क्लोरीन का बनाते हैं, अभी अपन ने उदाहरण लिया था क्लोरीन, क्लोरीन यानी Cl। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन पर प्लस माइनस कुछ नहीं लगा है, तब तक उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे जितना परमाणु क्रमांक होगा। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 17। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, 17। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते, समझना। सबसे पहले आता है 1s, 1s, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 ही भर सकते हैं, ये 2 लिख दिया। बचे अभी कितने, 15 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक, आगे क्या आया, 2s, ये लिखा 2s। s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये लिखे 2, अभी भी बचे हैं। ठीक है, फिर आगे गए तो आगे क्या आया, 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6, तो 2 4 6 10, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन बचे। आगे क्या आता है, 3s, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक, फिर आगे गए तो क्या आया, 3p, और p में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ये तो अब क्लियर हो गया होगा, लेकिन हमारे पास कितने बचे, 2 4 6 10 और 2 12, मतलब केवल 5, तो ये 5 लिख दिए। ज्यादा नहीं भर सकते, कम है बचे तो कम लिख सकते हैं। ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन गया। अब ये क्लोरीन का नाभिक जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये पहला सर्कल, पहले सर्कल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दूसरा सर्कल, दूसरे सर्कल में कितने, 8, ये तीसरा, ये 3 3 मतलब तीसरी कक्षा, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है, तो ये 1 किसी से लेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कहानी क्लियर हो रही है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाओगे, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है हाइड्रोजन के पास, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिर्फ है 1s1 बस, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो 1s2 2 भर सकते, लेकिन कम है तो कम लिख देंगे, 1s1। तो ये हाइड्रोजन का नाभिक, ये पहली कक्षा, और पहली कक्षा में ये एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का हो गया। ये सोडियम का उदाहरण देख लिया अपन ने, ये इस तरफ क्लोरीन का उदाहरण देख लिया। ठीक है, क्लियर बच्चों? बार बार आज लाइट प्रॉब्लम।
5F तक का बेटा, या 7P तक है? कोई बात नहीं, और इतना तो अपन जाते ही नहीं केमिस्ट्री में, अपने पीएससी में इतना पहुंचेंगे नहीं, यहीं तक रहेंगे अपन, 3S 3P, इसके आगे नहीं पहुंचेंगे, चिंता मत करो। बस इतने 2-4 लाइनें सीक्वेंस याद कर लो, 1S 2S 2P 3S 3P 4S तक, या 3D ज्यादा से ज्यादा, इसके आगे तो अपन यहाँ पर पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, अब देखो धातु, अधातु, उपधातु, धातु और उनके अयस्क और मिश्र धातु है, ये सब अपन पढ़ने वाले थे। तो धातु और अधातु क्या होता है ये तो अपन ने देख लिया। अब हम बात करेंगे उपधातुओं की। किसकी बात करेंगे? उपधातु। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु जिनको हम मेटलर्ड भी कहते हैं, सेमी मेटल भी कहते हैं, उपधातु क्या होती है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के समान गुण होता है, वो क्या कहलाती है? उपधातु है। ठीक, देखते हैं। किसकी कहानी बता रही हूं मैं? उपधातुओं की, मेटलॉइड्स की। उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के समान गुण होते हैं, धातु और अधातु दोनों के समान गुण होते हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों? उपधातु है। जिनमें धातु और अधातु दोनों के समान गुण होते हैं वे उपधातु ही कहलाती है। धातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है, और उपधातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती है। तो सॉरी, अधातु इलेक्ट्रॉन लेने का काम करती है। तो ये उपधातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी भी और लेगी भी। कैसे? जैसे मान लो कि कमरे के ताप पर, अभी मैंने लिखा है जर्मेनियम, ये कमरे के ताप पर है, तो ये अधातुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, अधातुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन मैं इसको हीट देती हूँ, उष्मा, तो ये उत्तेजित होता है और ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, उत्तेजित होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। तो इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहा है मतलब क्या है? धातु। तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अधातुओं के समान, लेकिन उनमें अगर कोई परिवर्तन करेंगे तो वो धातुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित करने लग जाएंगे। सामान्य कमरे के ताप पर अधातुओं के समान रहते हैं, कुछ परिवर्तन, जैसे मैंने उष्मा दे दी तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो ये धातुओं के समान व्यवहार प्रदर्शित करने लग गया। तो उपधातुएं धातु और अधातु दोनों के समान गुण रखती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती भी है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करती है। कमरे के ताप पर अधातु के समान, लेकिन विद्युत या कोई तरंगों के द्वारा उनको उत्तेजित करेंगे तो धातुओं के समान गुण रखेगी। ये बात क्लियर? उपधातुओं की संख्या पहले 7 मानी जाती थी, एक आध और ऐड हो गई है, जैसे बोरॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, आर्सेनिक, टेलुरियम, ये उपधातु है। ठीक है, 7। और एस्ट्रेडाइन कभी कभी उपधातु माना भी जाता है, नहीं भी माना जाता है। तो उपधातु क्या होती है? बी जे पी से सब आस्टे, बीजेपी से सब आस्टे, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है। बीजेपी से सब आस्टे, बी से बोरॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, जर्मेनियम, पोलोनियम, पोलोनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, एसबी मीन्स बच्चों एंटीमनी, एसबी मीन्स व्हाट? एंटीमनी, एस आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंड टीई टेलुरियम, टेलुरियम, ये उपधातुएं होती है, ये निश्चित है उपधातुएं, पी ब्लॉक में रखी जाती है और ये उपधातुएं हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखो उपधातुएं, हेडिंग लिखो उपधातुएं, या सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स, सेमी मेटल्स
और मेटेलॉइड्स, सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स। ठीक है, सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स, इसमें लिखना, इसको कल ही लिखते हैं अपन, कल ही लिखते हैं, ठीक है, बहुत है आज के लिए। ठीक, हेडिंग लिख कर रख दो, उप धातु है, सेमी मेटल्स या मेटेलॉइड्स। कल कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, गुड डे।